वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैटल माइंड्स एकेडमी। माई सेल्फ अरविंद सिंह राठौड़। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे थे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे अन्य मेरी आइडिया जो हैं ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, इन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। अदरवाइज मेरी इन आइडियों पर आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर वो फील्ड होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज लाया जाए वो या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये डिपेंड करेगा कि ये जो आपका पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जो चार्ज लाया जा रहा है इस फील्ड में वो आपका कौन सी नेचर का चार्ज है। जैसे सामने आप लोगों को एक स्क्रीन पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। अब इसके मैं पास में एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पास में लाता हूँ तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये मौजूद रहेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि सामने स्क्रीन पे सर्किल के फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। इसी तरह से अगर मैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज के पास में दूसरा टेस्ट चार्ज, यहाँ टेस्ट चार्ज से मतलब है कि कोई एक बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज रखता हूं अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये इससे रिपेल होकर दूर जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग बात करें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की, तो हम लोग एक क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स पर यूनिट चार्ज से रिप्रेजेंट की जाती है। तो कुल मिला के ये कहें कि पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है किसी चार्ज पर लगने वाला, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ फोर्स की जो इस पर लग रहा है, तो वो हम लोग Q नॉट इंटू ई से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर यूनिट हमें आगे जब हम लोग पोटेंशियल चैप्टर पढ़ेंगे वहां से पता लगेगी। इसके अलावा इसकी जो डायमेंशंस है वो आप लोगों के m1 L1 T-3 A1 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए ये हमेशा अंदर आती हुई दिखाई देगी। आपको स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पर सेम हो। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूं तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इसी तरह से अगर मैं कोई एक नेगेटिव चार्ज इसमें रखूं तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी इसके अपोजिट होगी। इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखने पर फोर्स किस तरह से मिलता है वो पता लगता है। पॉइंट जो ध्यान रखने का वो ये है कि जब ये आपके चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है तो स्टार्टिंग में अगर ये रेस्ट में हो तो इसके ऊपर फोर्स लगने से इसका वेलोसिटी बढ़ता है, मतलब ये एक्सेलरेट होता है। स्टैटिक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग एक सामने स्क्रीन पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं है, ये एक आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू आप लोगों की कैपिटल Q है। इसके पास में मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ Q नोट, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं R ले रहा हूँ। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैपिटल Q चार्ज से बाहर की ओर निकलता हुआ लग रहा है, और इसी डायरेक्शन में आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। हम लोग कूलम्ब्स लॉ से फोर्स की वैल्यू हमें पता है K कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और R कैप यहाँ इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम लोग डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो हमें मिलेगी F अपॉन Q नॉट। जब Q नॉट आप लोगों के कैंसिल हो जाएगा तो हमें बच जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। डायरेक्शन क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, वही है जो फोर्स की डायरेक्शन है। अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज लें तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये डायरेक्शन आप लोगों की चेंज हो जाती है, जो कि अपोजिट हो जाएगी जो पहले वाले केस में था। और बट मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वो का वही रहेगा अगर आप लोगों की ये डिस्टेंस उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की
r है जो कि पहले वाले केस के समान है। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो क्लियर दिख रहा है कि डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों के घटती है, जो कि आपको स्क्रीन पे इस ग्राफ में क्लियर दिखा रखा है। इस तरह से अगर मैं किसी एक मीडियम के अंदर भी बात करूं कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज अगर या नेगेटिव चार्ज किसी एक मीडियम में रख दिया जाए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी या वही रहेगी जो आप लोगों के वैक्यूम के केस में थी। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में डेफिनेशन जो है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। हमें पता है कि मीडियम में अगर बात करें दो चार्जेस के बीच में फोर्स की तो उसकी वैल्यू घट जाती है। तो अगर ये वैल्यू घटती है तो डेफिनेशन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो फोर्स अपॉन चार्ज की डेफिनेशन से हमें ये क्लियर पता लग रहा है कि अगर फोर्स घटेगा तो डेफिनेटली आप लोगों के मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी घटेगी। वैल्यू में जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें बस चेंज इतना आएगा कि जो मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है एप्सिलॉन हम यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं वो आप लोगों के एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देगी। और अगर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में लेना चाहें तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम की जगह ले लेंगे। इसका मतलब स्क्रीन पे जो आपको लास्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये हमें फाइनल किसी एक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम लोग इसको रिलेट करें एप्सिलॉन आर को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फॉर्मूला वही मिलेगा जो पहले हम लोगों को फोर्स के केस में मिला था। यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैक्यूम के अंदर वैल्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मीडियम के अंदर। और यहाँ पर ये भी क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मीडियम में वैक्यूम के केस से हमेशा कम होती है। सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करी थी। अब हम लोग मल्टीपल चार्जेस मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। इसके लिए सामने हम लोग एक स्क्रीन पर एक पॉइंट चार्ज लेते हैं Q नॉट, ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग ले रहे हैं और जो कि Q1 Q2 और इस तरह से Q1 चार्जेस से अलग अलग डिस्टेंस पे है। यहाँ पर हम लोगों ने स्क्रीन पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा Q1 चार्ज जो कि आप लोगों के ओरिजिन से R1 पोजीशन वेक्टर पे है, Q2 जो कि R2 पोजीशन वेक्टर पे है और इस तरह से कंटिन्यूसली जो Q1 चार्ज है वो आप लोगों के Rn पोजीशन वेक्टर पे है। इन सभी चार्जेस की Q1 की Q नॉट से जो आप लोगों के डिस्प्लेसमेंट है वो R01, Q2 की R02 और Q1 की R0n से रिप्रेजेंट की गई है। ये जितने भी आप लोगों के Q1 Q2 और Qn तक जो भी चार्जेस आपके यहाँ इस सिस्टम में होंगे वो सारे के सारे इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में शो हो रहा है जो कि हमें यहाँ पर क्लियर जैसे Q1 चार्ज के लिए E1, Q2 चार्ज के लिए E2 और Qn चार्ज के लिए En से यहाँ हम लोगों ने क्लियर रिप्रेजेंट किया है। हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि इस Q नॉट चार्ज के ऊपर कितना लगेगा। उसके लिए हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल यूज करते हैं। वो हमें ये बताता है कि अगर किसी एक पॉइंट पर नेट वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करने जाएं तो जितनी भी उस पॉइंट पर वेक्टर क्वांटिटी अप्लाई है उन सबके वेक्टर सम के इक्वल वो आप लोगों की नेट वैल्यू होती है। इसी तरह से हमारे पास में इस Q नॉट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जितने भी आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहे हैं उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की E1 प्लस E2 प्लस En। इसी तरह से हम लोग E1, E2 और रेस्पेक्टिवली En की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और फिर इस इक्वेशन में उसको रिप्लेस कर देंगे। E1 की वैल्यू हम लोगों को KQ अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो Q1 चार्ज के लिए ये वैल्यू मिलती है KQ1 R01 स्क्वायर R01 कैप। ऐसे ही E2 के लिए KQ2 R02 स्क्वायर R02 कैप। En KQ1 अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। ये तीनों वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं और इक्वेशन में पुट करने के बाद में हम लोग इनको जो कॉमन टर्म्स है उनको बाहर निकालते हैं। तो हमें कॉमन टर्म्स मिलती है K जिसकी वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है क्योंकि अभी हम लोग ये सारा जो भी सिस्टम ऑफ चार्जेस ले रहे हैं वो वैक्यूम के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट ही यूज किया है और इसकी वैल्यू हम लोगों को लास्ट में फाइनल जो फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है
1/4 समीशन QI R0I² R0I कैप। यहाँ पर I 0 से स्टार्ट होके N तक मूव कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी एक पॉइंट चार्ज के लिए, वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग को एक टेंजेंट लें तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को उस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा बाहर की ओर निकलता है। मतलब अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लेता हूं जो कि एक पॉइंट चार्ज है तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगा, और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज के लिए ये रेडियली इनवर्ड होगा। और अगर हम लोग बात करें कि किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कि क्या कोई एक चार्ज मूव करता है, तो इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना वो ये है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे तभी मूव कर सकता है जब या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो, और या वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे हो, या फिर उसकी वेलोसिटी उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। तभी आप लोगों के कोई एक टेस्ट चार्ज या फिर कोई एक चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मूव कर सकता है। जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक पाथ होता है किसी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जिस पर ये मूव करता है, वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। इसका रीजन हम सामने यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो ये है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं। इससे हमें एक पता ये लगा कि ये कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस तो है बट ये आप लोगों की क्लोज लूप नहीं बनाती है। मतलब जिससे निकली उसी पर वापस आ गए, ऐसा नहीं होता है। स्क्रीन पर आप लोगों को किसी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, ये फील्ड लाइंस जो मैंने बात कही कि कंटिन्यूस है बट क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगर हम लोग इसके आगे पॉइंट देखें तो जो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि भाई किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट लें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और यही आप लोगों के टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्रीन पर सामने हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और इसके इस जगह टेंजेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें शो किया है। अगर हम लोग आगे बात करें कि कोई भी आप लोगों के जो चार्ज है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो आप लोगों के ज़्यादा फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सामने हम लोग अगर 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है निकलने वाली जो आप लोगों के फील्ड लाइंस हैं उनकी क्वांटिटी 20 कूलम के चार्ज के कंपेयर में कम है। मतलब ये प्रोपोर्शनल होंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज के मैग्नीट्यूड की। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो अगर हम लोग किसी एक पर यूनिट एरिया में, मतलब कि कोई आप लोगों के चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब हर जगह इनकी नंबर्स सेम नहीं है, तो किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी, तो वो हम लोग पर यूनिट एरिया में किसी एक पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो आप लोगों के उस जगह इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। स्क्रीन पर आप लोगों को एक एग्जांपल दे रखा है। इस चार्ज के पास में पॉइंट ए, जहां पर आप लोगों को एरिया से सेम एरिया लिया है जो पॉइंट बी पर लिया है, उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप लोगों की 3 निकल रही हैं जबकि बी पर 1 निकल रही हैं। तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू बी से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो जिस जगह पर ये काट रही हैं, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वहाँ पर हमें अगर टेंजेंट लें तो 2 डायरेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो कि कभी नहीं हो सकता क्योंकि एक पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका एग्जाम्पल सामने हम लोगों ने 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर दिखाया है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज से अगर हम रेडियल आउटवर्ड लाइंस निकालें तो डेफिनेटली इन दोनों की लाइनें एक दूसरे को काटनी चाहिए थी, बट
इस रूल के कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो आती है इसके कंजर्व नेचर के बारे में। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बात बोली फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में कि ये किसी एक सिंगल चार्ज से निकलकर उसी पर खत्म कभी नहीं होंगी, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है जो कंजर्वेशन रूल्स को इसको प्रूफ करती है। इसके बाद में जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि कोई भी आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब निकलती हैं या फिर किसी एक चार्ज बॉडी पर या इक्विपोटेंशियल सरफेस पर टर्मिनेट होती है तो ये राइट एंगल पर होती है, मतलब 90 डिग्री पर होती है। कभी ऐसा नहीं है कि ये 45 डिग्री से निकलेंगी। हाँ, निकलने के बाद में इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही रहे। ये डिपेंड करता है कि पास में और कितने इसके चार्जेस मौजूद हैं। यहाँ हम लोगों ने एक स्क्रीन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिया है, एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली हैं जो आपको क्लियर दिख रहा है 90 डिग्री पर निकल रही हैं और ये 90 डिग्री पर ही इस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो हमें इसमें जो दो पॉजिटिव चार्ज हमने स्टार्टिंग में लिए, अभी एक एग्जांपल में हम लोगों ने दो पॉजिटिव चार्ज लिए थे, उसमें हम लोगों ने क्लियर देखा था कि भाई दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं चार्जेस से वो काट नहीं रही हैं। ऐसे ही दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए भी ये आप लोगों के काट नहीं रही हैं, जबकि पॉजिटिव से निकलकर ये नेगेटिव चार्ज पे जा रही हैं। इसका रीजन हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो आप लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने स्क्रीन पर लिए हैं, यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से हमें शो कर रही हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल टेंशन होगी जिसके कारण एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इन फील्ड लाइंस के इस टेंशन और अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगी। उसी तरह से इन दोनों सेम जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव आपको दूसरी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में ये जो फील्ड लाइंस हैं आपके लैटरल प्रेशर अप्लाई करती हैं। ये लैटरल प्रेशर आप लोगों के इन दोनों को दूर करने की कोशिश करता है, जिससे आप लोगों के चार्ज एक दूसरे से फर्दर आगे मूव करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक दूसरे के पैरेलल हों तो इसका मतलब ये है कि इनके मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम है। दूसरा, अगर ये लाइंस पैरेलल तो हैं बट आप लोगों को ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं मिल रही, मतलब कहने का ये है कि ये इक्वी डिस्टेंस है बट एक लाइन या एक डायरेक्शन में नहीं है। तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम होगा। और थर्ड जो केस आता है कि हम लोगों के पास में ये न तो एक सेम डायरेक्शन में है, न ही ये पैरेलल है और न ही इक्वी डिस्टेंस है। तो ये क्लियर आप लोगों को बता रहा है न तो इनकी डायरेक्शन किसी पॉइंट पर हर जगह सेम होगी, न ही इनका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो भी हम लोगों को वहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज करने होंगे, उनको भी हम लोग यहाँ पर उससे पहले देख लेते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज रखा जाए या कोई एक चार्ज पार्टिकल रखा जाए जिसका मास m है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स की वैल्यू होती है QE। इस फोर्स के कारण ये एक्सेलरेट होगा, इसके कारण ये आपका जो QE है ये इसके जो दूसरा मैकेनिकल फोर्स है MA के इक्वल होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस चार्ज पार्टिकल की इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें QE/m मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल आप लोगों के सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। दूसरा, अगर हम लोग बात करें किसी एक बैलेंसिंग कंडीशन में या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल हो, मतलब ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन से कि इसके ऊपर जो लगने वाले जो फोर्स हैं वो सारे के सारे बैलेंस हैं, मतलब नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है QE वो आप लोगों के इसके वेट से बैलेंस होगा और mg इक्वल टू QE के बराबर होगा। ये दोनों आप लोगों के जो ये पॉइंट्स हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स में इनको यूज करेंगे। जैसे सामने आप लोगों को एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है, इन्हीं पॉइंट्स पर बेस है। एक ऑयल ड्रॉप है जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है 12 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग सबसे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें पढ़ चुके हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। ये आप लोगों की जो ऑयल ड्रॉप है
वो इक्विलिब्रियम के अंदर रिमेन है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ये बनी हुई है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कि आपके 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम की वैल्यू का है। इसकी डेंसिटी ऑयल की 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। तो हमें डिटरमाइन करना है कि इस ऑयल ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो सामने आपको डायग्राम से ये पूरा जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है वो हम लोगों ने एक इमेजिनेशन में लेकर आ गए। सामने एक ऑयल ड्रॉप आपको दिख रही होगी जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के चार्जेस हैं और ये आप लोगों के दो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो QE पॉजिटिव की तरफ हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की ऑयल ड्रॉप है। इसी तरह से इसका वेट डाउनवर्ड mg लग रहा है। हमने अभी पढ़ा कि बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ये mg जो वेट है इस QE के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग यूज करते हुए इसकी हम लोग रेडियस आगे ऑयल ड्रॉप की फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले गिवन नोट करते हैं। तो गिवन हमारे पास में जो है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो 12 है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलाम। डेंसिटी इसकी दे रखी है और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड हम लोग यहाँ कंसिडर करके कैलकुलेशन करेंगे। अब जो हमने कहा इक्विलिब्रियम कंडीशन में QE = mg होता है उसको हम लोगों ने यूज किया। इसके बाद में हम लोग m की वैल्यू पर फोकस करते हैं। m की जो वैल्यू होती है वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी फाइंड करेंगे जिसमें आप लोगों के वॉल्यूम ऑयल ड्रॉप की यूज आएगी। वॉल्यूम हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम के अंदर आप लोगों की इसकी रेडियस आएगी और वो हमें फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम जो होती है इस ऑयल ड्रॉप की जो कि स्फेरिकल शेप की है उसकी वैल्यू होती है 4/3 πr³। मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे और डेंसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं और r की वैल्यू यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में इस m की वैल्यू हम लोगों ने पुट करी। m जहाँ g से मल्टीप्लाई है अब वो आप लोगों के 4/3 πr³ इंटू रो से g मल्टीप्लाई हो चुका है इक्वल QE हम लोगों को पता है। Q की वैल्यू जो होती है वो NE के इक्वल है जो हम लोग आगे यूज करेंगे। अब हमें जो पता करना है वो r³ की वैल्यू। तो r³ को एक साइड रखा और बाकी सब जो भी टर्म्स हैं उनको QE से डिवाइड कर दिया और हम लोग आगे इसका क्यूब रूट ले लेते हैं QE/4/3 π ρg का। यहाँ Q की वैल्यू NE हम लोग रिप्लेस करते हैं तो हमें फर्दर आगे इक्वेशन इस तरह से मिल जाती है जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को लास्ट में दिखाई दे रही है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग जो भी हम लोगों को गिवन है सारी वैल्यू पुट करने के बाद में हम लोग इस r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये मिलता है 9.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और उनको स्मॉल डिस्टेंस पर रखा गया है का अरेंजमेंट होता है। इसमें हम लोग सामने स्क्रीन पर एक प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज और एक माइनस क्यू पॉजिटिव चार्ज दोनों को 2a जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हुए हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे नेचर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं जैसे NaCl, HCl और कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम लोगों को ये ऐसा फॉर्म नहीं दिखाते हैं बट फिर भी वो डाइपोल हैं जैसे CO2। इसके कुछ और पॉइंट हैं जैसे आपकी इसकी एक्सिस जो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस डार्क लाइन है जो कि इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाली लाइन है। ऐसे ही इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डैश लाइन है वो आपकी इसकी इक्वेटोरियल कहलाती है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बात करें इसकी डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है वो डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट होता है और ये डाइपोल मोमेंट जो होता है वो आप लोगों के एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन जो अभी पिछले हम लोगों ने स्क्रीन में दिखाया नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के तो ये प्रोडक्ट होता है जो भी आप लोगों के डाइपोल में चार्जेस मौजूद हैं उनके बीच की डिस्टेंस और वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और साथ ही इसकी डायरेक्शन हम लोग बात कर चुके हैं नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो यहाँ अगर इनके बीच की डिस्टेंस 2a हो और किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q हो तो ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है जिसको हम लोग p वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
2AQ के बराबर होता है। इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर और एक दूसरी यूनिट होती है जिसको हम लोग डीबाई कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कोई एक डाइपोल किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से डेवलप करता है और हर पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है इस डाइपोल के या फिर अलग अलग होती है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आपके आता है इसकी एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन जो कि इसके एक्सिस पर होगी किसी एक डाइपोल के, वहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो सामने हम लोग एक डाइपोल लेते हैं जो एक दूसरे में जिनकी डिस्टेंस 2a है। यहाँ एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पॉइंट G जो कि इसके एक्सियल पोजीशन पे है और इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, वहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। +q चार्ज के कारण इस पॉइंट G पर, जो कि आप लोगों के एक मान लेते हैं कोई एक टेस्ट चार्ज या कोई पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लगता है जिसकी डायरेक्शन इसमें क्लियर स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि इस पॉजिटिव चार्ज से दूर निकलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही आप लोगों के इस -q चार्ज के कारण जो आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट G पर लग रहा है उसकी डायरेक्शन इस नेगेटिव -q चार्ज की ओर E2 की फॉर्म में दिखाई दे रही। यहाँ इस पॉइंट G की जो डिस्टेंस है +q चार्ज से वो r-a और इस -q चार्ज से डिस्टेंस है r+a। यहाँ हम लोग अगर G पर नेट चार्ज की बात करें तो E1 और E2 से हम लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हुए मिल जाएगी। तो सबसे पहले E1 और E2 की वैल्यू की बात करते हैं कि ये कितनी है। तो E1 हम लोगों ने कहा +q चार्ज के कारण G पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू के लिए हम लोग डिस्टेंस भी r-a हम लोग यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r-a का होल स्क्वायर। G कैप यहाँ पर E1 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम लोग -q चार्ज के कारण हमें जो वैल्यू मिलती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r+a का होल स्क्वायर माइनस G कैप, ये E2 की वैल्यू है। यहाँ -G कैप क्लियर शो हो रहा है कि E2 की डायरेक्शन E1 के अपोजिट है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के कारण है। तो नेट चार्ज हम लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से E बराबर E1 + E2 मिल जाएगा। यहाँ हम लोग E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो E1 और E2 की वैल्यू पुट करने के बाद में स्क्रीन पर आप लोगों को इक्वेशन सामने दिखाई दे रही है। हम लोग आगे इसको कॉमन लेते हैं q/4 पाई एप्सिलॉन को बाहर और स्क्रीन में हम लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। इक्वेशन हमें मिल जाती है 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद में हमें यहाँ पर इक्वेशन मिलती है E बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर और G कैप यहाँ इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो चुका है कि G कैप आपके E1 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लोगों के E1 की डायरेक्शन में ही होगा जो कि आप लोगों के इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी है। अगर यहाँ पर हम लोग A की बात करें तो वो R के कंपेयर में जो कि डिस्टेंस है आप लोगों के इस पॉइंट G की डाइपोल के सेंटर से बहुत ही स्मॉल होती है। तो ये आप लोगों के वैल्यू A नेग्लिजिबल कंसीडर की जा सकती है और यहाँ 2AQ आप लोगों के डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें फाइनल इक्वेशन जो मिल रही है यहाँ पर E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ G कैप। तो मैंने जो कहा आप लोगों के G कैप जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है E1 की और वही आप लोगों के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये हम लोगों का पहला पॉइंट था। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आ रहा है जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इस डाइपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन परपेंडिकुलर होती है इस डाइपोल के एक्सिस के। हम लोग सामने एक +q और -q चार्ज ले रहे हैं जो कि 2a डिस्टेंस पर है, जिनको हम लोगों ने क्रमशः A और B पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। इस पॉजिटिव q चार्ज के कारण जो हम लोगों ने पॉइंट लिया है G, जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है डाइपोल के, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। ऐसे ही -q चार्ज के कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। स्क्रीन पे आप लोग क्लियर इनकी डायरेक्शन दिख रही है। E1 आप लोगों के B से G की ओर, जबकि
E2 G से E की ओर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इनको रिजॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये आप लोगों के यहाँ यहाँ आप लोगों के इस डायग्राम के अंदर एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल जो आपको मिल रहा है उसमें वो थीटा है। ये एक आप लोगों के थीटा, अगर एंगल दोनों जगह सेम है तो इसका मतलब ये आप लोगों के एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये जो E1 है हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाएगा वो आप लोगों के थीटा बनाएगा और E2 भी हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा बनाएगा। रिजॉल्व करते हैं तो रिजॉल्व करने पर हमें इसके दो परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 और E2 के मिलते हैं, जहां E1 sin थीटा इसका एक कंपोनेंट है और E2 sin थीटा दूसरा कंपोनेंट है। ऐसे ही E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos थीटा हमें मिल जाता है। इस तरह से हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर पॉइंट G पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बेसिक अरेंजमेंट और हम लोग ये कंपोनेंट फाइंड करते हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करें E1 और E2 की, तो इस पॉइंट G की प्लस Q चार्ज से और माइनस Q चार्ज से डिस्टेंस सेम है, जो कि हम लोगों को मिलती है R² प्लस E² का पावर 1/2। इसका मतलब कि इनके मैग्नीट्यूड E1 और E2 के सेम रहेंगे। तो हम लोग यही चीज यूज करेंगे आगे और इस चीज को यूज करते हुए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। यहाँ हम लोग यहाँ प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इन वैल्यूज को आगे हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि जो E1 और E2 हैं, जो हम बोल चुके हैं मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। तो इसके हम लोग कंपोनेंट ले चुके हैं। वो कंपोनेंट में E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इसके एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण और मैग्नीट्यूड में इक्वल होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट इसके मिलेंगे जो कि इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे। वो स्क्रीन पर आप लोग E1 cos थीटा और E2 cos थीटा से ले रहे हैं। यहाँ E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्लियर दिख रहा है कि इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस तरह से हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इन दोनों का सम कर लेते हैं और हम लोगों को इक्वेटोरियल पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है उसकी वैल्यू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को इक्वेशन में क्लियर दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म में मिलती है। यहाँ माइनस जी कैप क्लियर दिखाई दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है जो कि डायपोल मोमेंट की है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। इस तरह से हम लोग आगे इनकी वैल्यूज को अब पुट करेंगे। यहाँ E1 और E2 बराबर हैं मैग्नीट्यूड में, तो हम लोग इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा से भी ले सकते हैं। इसी तरह से हम लोग cos थीटा की वैल्यू जो डायग्राम हमें दिख रहा है उससे निकालते हैं, तो हमें मिलती है A/R² प्लस A² का पावर 1/2। ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद में जो हम लोगों को वैल्यू मिल रही है वो सामने स्क्रीन पर आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो वैल्यू होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो 2 × 1/4πε0 Q/R² प्लस A²। ये वैल्यू हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की रखी और cos थीटा की वैल्यू A/R² प्लस A² का पावर 1/2। ये हम लोगों ने वैल्यू पूरी जो इक्वेशन पीछे हम लोगों को मिली वहां ये यहाँ पर पुट कर दी। इनको हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद में जो हमें इक्वेशन मिलती है वो 1/4πε0 2AQ/R² प्लस A² का पावर 3/2 मिलती है। वापस जो हमने यहाँ पर बात कही पहले कि A की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है R के कंपेयर में और 2AQ आपके डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट करेंगे और हमें फाइनल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 1/4πε0 P/R³ मिल जाएगी। तो क्लियर पता चल रहा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल पोजीशन से कम होती है, या यूं कहें कि एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है वो डबल होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है, जबकि एक्सियल पोजीशन पर ये डायरेक्शन सेम होती है। इस तरह से पूरा हमारे सामने ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्लियर हो चुका है। टॉपिक आता है किसी एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर
अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाए तो उसके ऊपर जो टॉर्क है उसकी वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क अप्लाई होगा कि नहीं होगा। हम लोग सबसे पहले टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क हम लोग यूं कह सकते हैं कि रोटेटिंग फोर्स होता है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है। इसके लिए आपके पास में एक फोर्स और उस ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी है। हम लोग यहाँ पर एक डाइपोल ले रहे हैं जो कि आपके माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस कंसिस्ट करता है और जिनके बीच की डिस्टेंस है 2a। इस डाइपोल को पर्टिकुलर थीटा एंगल पर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रखा हुआ है। इसके प्लस q चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो F इजगल टू QE, और ऐसे ही माइनस q चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो आप लोगों के F इजगल टू माइनस QE। दोनों आप लोगों के जो फोर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो जो नेट फोर्स डाइपोल पर होगा उसकी वैल्यू हम लोगों को 0 मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों का इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, मतलब ये स्ट्रेट या लीनियर लाइन के अंदर मूव नहीं करेगा। बट यहाँ पर ये दोनों जो फोर्सेस हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब ये इस डाइपोल को रोटेट कराएंगे, इसका मतलब यहाँ पर टॉर्क अप्लाई होगा। इस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी तो वो हम लोग यहाँ फाइंड करने जा रहे हैं। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। यहाँ फोर्सेस आप लोगों को QE और माइनस QE क्लियर दिखाई दे रहे हैं यहाँ इस डायग्राम के अंदर। इसमें से हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे किसी एक फोर्स का और इनके बीच की जो लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप लोगों के 2a साइन थीटा, जो कि यहाँ इस डायग्राम में इस डैश लाइन से क्लियर शो कर रही है। हम लोग ये वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यहाँ रखेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी F इंटू 2a साइन थीटा। इस F की वैल्यू QE हम लोग रिप्लेस करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू QE 2a साइन थीटा मिल जाता है। अब हमें ये पता है कि 2AQ आप लोगों के डाइपोल मोमेंट होता है और E आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे इक्वेशन में हमें मिल गया PE साइन थीटा। ये आप लोगों के टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है। अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी P क्रॉस E। यहाँ क्रॉस से मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट से, तो P इन क्रॉस प्रोडक्ट इनटू E। तो ये हम लोगों को इसका फाइनल आंसर मिल चुका है किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क की। अब आगे बात करते हैं डिफरेंट पोजीशन में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली पोजीशन है कि अगर आप लोगों के इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की जो डायरेक्शन है मतलब एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 0 हो, तो वो केस आपके इक्विलिब्रियम का हो जाता है। इक्विलिब्रियम केस के मतलब है कि यहाँ जो नेट फोर्स और नेट टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। साथ ही इस इक्विलिब्रियम के हम लोग 3 केसेस पढ़ते हैं, जिसमें जे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर आप लोगों के कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो अगर उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाएगा तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो मान लो अभी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर आपका ये डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर हम लोग इसको डिस्प्लेस करते हैं किसी एक थीटा एंगल पर जो कि स्क्रीन पे क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये इस टॉर्क के कारण अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, जो कि आप लोगों को क्लियर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अभी अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर आ चुका है। इसके बाद में हम लोग दूसरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों के जो डाइपोल होता है वो अपनी उस पोजीशन में ओरिजिनल में नहीं आ पाता है और अपोजिट ही मूव कर जाता है। जैसे अभी आप लोगों को यहाँ क्लियर दिख रखा है कि डाइपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अब इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई या सेट हो जाएंगे। टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर भी 0 होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है जहाँ फोर्स और टॉर्क नेट आप लोगों के 0 ही होता है। लास्ट जो कंडीशन है वो है इसकी मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन, जो हमेशा पी साइन थीटा से अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री पे मिलती है, 90 डिग्री पे मिलती है। तो डाइपोल को हम लोग इस तरह से पोजीशन करें कि ये इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनाएं
तो हम लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, जिसकी वैल्यू PE मिल जाएगी। इस तरह से हम लोग ये पूरा डिटेल चैप्टर देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके आपसे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।